ठीक है। चलिए, समझ सकते हैं आप लोग थक हार के आते हो ऑफिस से, जॉब से, अपने घर के पूरा दिन के काम से, तो होता है। चलिए, मैं स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ। कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन आप लोगों को अगर नजर आ रही है क्लीन एंड क्लियरली। हम्म, चलिए। आप कोई बायर पर्सोना मत डालिएगा, नहीं तो वो स्किप हो जाएगा, क्योंकि मैं जब आप लोगों के चैट्स देखूंगी या तो एकदम स्टार्टिंग के देखूंगी या तो एकदम एंडिंग के, बीच में इस चैट को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके चैट्स मेरे पास रहते हैं सारे, जो भी आप लोग लिखते हो बीच बीच में मैं बाद में देखती हूँ। सो अभी कोई बायर पर्सोना मत डालना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। चैट बॉक्स को ऑफ कर दिया, आप लोग सभी लोग वीडियोस को ऑफ कर दो। आप लोग अपने अपने वीडियोस को ऑफ करके बैठो आराम से, जब मैं बोलूंगी फिर से ऑन कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, सो स्टार्टिंग विथ कंटेंट राइटिंग डे 3, जैसे कि अभी हमने रिकैप किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने अभी बताया कि हम लोग अपने कंटेंट को परफॉर्मेंस मेट्रिक्स पढ़ेंगे उसके रिलेटेड, एंड उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म, कुछ टर्म्स हमें जानना जो जरूरी है वो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे, ठीक है। बस उन टर्म्स को और उस मैट्रिक्स के टूल्स को, जो फॉर्मूलाज बताऊंगे उसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। फिलहाल स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक्स, रोल ऑफ कंटेंट इन डिजिटल मार्केटिंग, डे 1 से मैं आप लोगों को पहले से ही बताती आ रही हूँ, सो दैट इस स्टेज में आके और भी क्लियर हो जाए। कीवर्ड यूसेज एंड ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्मेंस टर्म्स, ये 3 टॉपिक के ऊपर आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक, कंटेंट को हम लोग किंग क्यों मानते हैं, कंटेंट इज किंग हम बोलते हैं ना, तो कंटेंट के अंदर तो सब कुछ आता है। तो कंटेंट किंग क्यों होता है? कंटेंट इसलिए किंग होता है क्योंकि जब भी आपको कोई अच्छा कंटेंट दिखता है, तो या तो आप उसको लाइक करते हो, या तो शेयर करते हो, या तो किसी खुद के लिए सेव करके रख देते हो, या उस आईडी को फॉलो करते हो, राइट, इन केस ऑफ रील्स एंड ऑल। तो जब आप खुद से रिलेट कर पाते हो कंटेंट से, तो ही आप ये सारे एक्शंस लेते हो। वैसे ही अगर आप किसी यूट्यूब चैनल्स में देखते हो, या किसी म्यूजिक ऑडियो पॉडकास्ट, या किसी क्विज, या वॉट एवर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट्स आर, अगर आप उनसे रिलेट कर पाते हो, किसी पोस्टर से, किसी मीम से, किसी इन्फोग्राफिक से, अगर आपको भाता है तो आप रुक जाते हो और उसको देखते हो, पढ़ते हो, ठीक है। आज जैसे क्लास है, आज अगर मैं क्लास में हर को जस्ट स्लाइड 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 मूव करती जाओ और रीड कर करके आपको बताती जाओ, तो क्या आप लोगों को मजा आएगा? क्लास में नहीं आएगा। बट जब मैं उसको अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन करने में कोशिश करती हूँ, आप लोगों को जितना डीप में एक्सप्लेन किया जाए, तो जितना एक चीज को, अगर मैं एक पर्टिकुलर चीज के बारे में 10 लाइंस बताऊंगी, तो शायद आप लोगों के दिमाग में वो क्लास एंड होने तक 10 में से अगर 3 4 5 भी याद रह जाए तो भी बहुत है, ठीक है। तो कंटेंट ऐसा ही होता है। तो कंटेंट जितना आप अच्छा करोगे उतना ही डिजिटल मार्केटिंग में फायदा मिलता है। तो कंटेंट जब अच्छा होता है तो हमें ऑडियंस को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, रिटेन कर सकते हैं जब वो फॉलो करते हैं हमको, और हम अपने कंटेंट के हेल्प से अपनी एसईओ की रैंकिंग जो है अच्छा कर सकते हैं। सोचो आपने कोई पोस्ट लिखा है, अच्छा सा कंटेंट डाल रखा है, और उस पोस्ट को ना जो जो पढ़ रहा है वो ना शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स लोग के साथ, आपके लिंक्स को शेयर कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट को आप हर जगह शेयर कर रहे हो, लोग उसको देख रहे हैं, तो गूगल के पास भी एक इंटीमेशन आ जाता है कि ये जो बार बार शेयरिंग हो रही है इस कंटेंट की, तो इट मीन्स ये कंटेंट इज अ गुड कंटेंट। तो गूगल भी फिर क्या करता है, उसको रेकमेंड करता है दूसरों को, ठीक है। तो कंटेंट अच्छा होगा तो रैंकिंग भी अच्छी होगी। ट्रस्ट बिल्ड होता है कंटेंट से, क्योंकि जब आप लिखते हो कंटेंट में कुछ चीज अपने कंपनी के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में, तो लोगों के बीच में आपके जो ब्रांड है उसके प्रति ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब आप डिटेल में लिखते हो कि हाँ भाई, यहाँ वो एड्रेस है जहां पर हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, हाँ भाई ये एड्रेस है, अगर कोई दिक्कत है आप आके शॉप को विजिट करना चाहो, ऑनलाइन में अगर परचेज नहीं करना चाहो तो हम यहाँ पर है। तो ये सारी डिटेल्स जब आप देते हो अपने वेबसाइट में, तो इससे क्या होता है, इससे लोगों का, ऑडियंस का ट्रस्ट बढ़ता है और कन्वर्जन इजीली हो जाता है, ठीक है। सो एज ऑलवेज, आपके जो कंटेंट होगा वो दूसरे का सल्यूशन होगा, ऑडियंस का जो क्वेरीज होगी वो आपका सल्यूशन होना चाहिए, मतलब आपका सल्यूशन आपके वेब, उनका, सॉरी, आपका जो कंटेंट होगा
वो आपके ऑडियंस के क्वेरीज के सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। सो अ गुड कंटेंट आंसर्स द क्वेश्चंस। एक जो कंटेंट होता है वो हमेशा दूसरों की क्वेरी का आंसर देता है। जब मैं ढूंढती हूँ कि विच इज द बेस्ट वे टू रीच जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड, और मैं अगर सोचूं कि मुझे केदारनाथ जाना है, विच आर द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन टू रीच केदारनाथ, तो मुझे उसी तरह के कंटेंट को मुझे शो करेगा जहां पर लिखा हुआ है केदारनाथ पहुंचने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ पूछा है और मेरा सोल्यूशन जहाँ पे प्रॉपरली लिखा होगा वही मुझे दिखाया जाएगा, ठीक है। सो अ गुड कंटेंट आंसर द क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट, अब गुड कंटेंट की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली सर्च इंजन रिवॉर्ड्स योर कंटेंट व्हेन योर कंटेंट हेल्प्स रीडर। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप यूजर्स कुछ क्वेरीज डालते हैं यहाँ पर, जो गूगल का सर्च इंजन है उनकी जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं, बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं। जब उस कंटेंट्स में से कोई अच्छा कंटेंट्स गूगल क्या करता है, जब किसी ने क्वेरी किया तो गूगल भी कोशिश करता है अच्छा कंटेंट डालना है। तो जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो और अच्छे अच्छे कंटेंट्स को क्रिएट करते हो तो गूगल भी आपके कंटेंट को क्या करेगा, दूसरों को शो करेगा अगर वो अच्छा होगा तो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो गूगल रिवॉर्ड करता है आपके कंटेंट को रैंकिंग करने में जब आप दूसरे को सॉल्यूशंस देते हो, जब वो इंगेज होने मतलब उनके पास सॉल्यूशंस होता है आपके उनके क्वेश्चंस का, आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और आपकी साइट ट्रस्टवर्दी हो और हेल्पफुल हो, ठीक है। सो अब देखो, अब रीजंस फॉर रैंकिंग एन आर्टिकल। जनरली अगर मैं किसी आर्टिकल की बात करूं, आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट का ही ले लेते हैं, अगर किसी ब्लॉगिंग के पोस्ट का आर्टिकल अगर हमें रैंक कराना है, किसी न्यू पोस्ट पे न्यू टॉपिक पे मैंने पोस्ट किया और वो मुझे रैंक करना है, ठीक है, मैं चाहती हूँ जो भी वो पोस्ट कोई ढूंढे या मेरा पोस्ट सबसे पहले उनको दिखे, ठीक है, ऐसा अगर हो तो उस केस में क्या करना चाहिए, उस केस में वो कौन सी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ना अच्छा कंटेंट, अच्छे कंटेंट राइट करने के लिए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है, ये सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स हैं, इसको ध्यान में आप लोग रख सकते हो। जो ये जो है ना, ये कहता है कि 2000+ वर्ड्स, बट यहाँ पे देखो एस्ट्रिक साइन है। अब जैसे 2000+ वर्ड बोला, आप लोग सोचते होंगे मैम जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है ना, क्या वहां पे भी 2000 वर्ड प्लस लिखना पड़ेगा, या मेरा जो होम पेज है वहां पे भी क्या 2000? नहीं, ऐसा नहीं है, इसीलिए ये एस्ट्रिक साइन मैंने लगाया है। अगर आप कोई ब्लॉग पोस्ट को डीप में डिटेल्स में लिखते हो, आपने देखा होगा कई बार हम लोग जब आर्टिकल्स देखने जाते हैं ऑनलाइन पे, हमारी वेबसाइट किसी भी वेबसाइट पे आप चल जाओ, अगर मैं नॉर्मल इन्वेस्टोपीडिया की ही बात करती हूँ जहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड काफी सारी चीजें भी होती है, डिजिटल मार्केटिंग की भी होती है, ये देखो यहाँ पे एक आर्टिकल कितना बड़ा है, कितने सारे 3 4 5 हजार वर्ड्स का होगा, ठीक है। तो आप सोचो ये जो वर्ड्स है, ये टोटल वर्ड्स बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो किसी अच्छे आर्टिकल को रैंक करने के लिए हमें 2000+ वर्ड्स की जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट होता है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मतलब क्या, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब स्टार्टिंग में हम लोग वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारा वेबसाइट टॉप पे आए। जब हमें पता नहीं होता है कि एसईओ करने के बाद कंटेंट को अच्छा बनाएंगे, एसईओ करेंगे उसके बाद टॉप रैंक पे जाएगा, जब हमें ये पता नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, जिसकी वेबसाइट सबसे टॉप पे दिख रही होती है उसके कंटेंट को हम उठाकर अपने वेबसाइट में डालते हैं, ये सोच के कि इसका कंटेंट जब टॉप पर है तो मेरे कंटेंट को भी अच्छा टॉप रैंकिंग मिलेगा। बट ऐसा अगर हम करते हैं तो ये सबसे गलत वे है, इसी को बोलते हैं प्लेगरिज्म। हमें अपने कंटेंट को प्लेगरिज्म फ्री रखना चाहिए, मतलब हम अपने कंटेंट में किसी दूसरे के कंटेंट से कुछ भी लाइंस, कुछ भी चोरी करके या कुछ भी कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखेंगे। ऐसा लिखेंगे तो गूगल हमारे साइट को सस्पेंड कर देगा, या तो वो बहुत सारी चीजें होती है आगे जाके आप लोग पढ़ोगे वो प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। हम लोगों को कॉपी नहीं करना है किसी भी कंटेंट को कहीं से भी, ठीक है, अपने खुद के कंटेंट्स लिखने होते हैं। गॉट इट, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेगरिज्म फ्री। अब आता है ये एआई फ्री। अब देखो, अच्छे कंटेंट को हमेशा एआई फ्री रखना चाहिए, बट हमेशा
किसी भी कंटेंट में अगर हम एआई यूज करते हैं तो गूगल भी कुछ छूट देता है। वो कितना परसेंट छूट देता है, कौन सी चीजों को गूगल ओवरलुक करता है, मतलब इग्नोर करता है अगर आप एआई यूज करते हो, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे वाइल व्हेन वी विल स्टार्ट राइटिंग द कंटेंट। जब मैं कंटेंट राइट करूंगी आप लोगों के सामने एक टॉपिक के ऊपर, मैं आप लोग को दिखाऊंगी किस तरह से हम कंटेंट को अपलोड करते हैं, वो कौन से तरीके होते हैं, क्या क्या चीज और ध्यान में रखने पड़ता है। तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि एआई फ्री कंटेंट को कैसे हम डालते हैं। ठीक है, क्योंकि गूगल भी कुछ चीजों तक उसको छूट देता है। अच्छा, एसईओ ओरिएंटेड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड ओरिएंटेड, हम कंटेंट को ऐसा ही बनाएंगे, आप लोगों को ऐसा ही कंटेंट बनाना सिखाएंगे जो कि देखो जनरली क्या होता है, नॉर्मली वेबसाइट बनाते हैं आप लोग, सबसे पहला साइट वेबसाइट डेवलप करते हो, है ना। उसके बाद आप लोग क्या करते हो, उसके बाद आप लोग करते हो कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग से यहाँ पे पूरा क्या होता है, जनरली अगर देखो एक बॉक्स बन गया एज इफ दिस इज अ वेबसाइट, ठीक है। Let's say this box is our website and you want to put something, we want to put some main जो क्या कहते हैं, कुछ पैकेजिंग, कुछ अच्छा कुछ डालना है, सो दैट किसी को हम अगर प्रेजेंट करेंगे या कहीं पोस्ट कर सके, ठीक है, या किसी को अगर हम भेजे तो वो कुछ बहुत पसंद आएगा। तो ये जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर जो जाने वाला है, जो देख के लोगों को पसंद आएगा, दैट इज आवर कंटेंट राइटिंग। ठीक है, और इसकी जो पैकिंग करने के बाद जो हम पहुंचाएंगे, द वे वी विल डिलीवर टू द पर्सन, द राइट पर्सन, है ना, ये डिलीवरी वाली बात होती है ना, उसको फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एज एन एसईओ। एसईओ आपको करेक्ट पर्सन तक करेक्ट वे में एकदम टॉप पे, गूगल के टॉप पे ले जाता है। तो आप ये सोचो कि वेबसाइट डेवलपमेंट एक अलग स्किल होता है, उसके अंदर हम लोग कंटेंट डालते हैं तो कंप्लीट पैकेज होता है। अब ये विजिबल तो होता है, बट उसको प्रॉपरली विजिबिलिटी के लिए हम एसईओ यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा भी अगर आप सोचोगे तो आप कुछ हद तक एक आपको क्लैरिटी मिलेगी धीरे धीरे। ठीक है, तो इसके अंदर जब पैकेजिंग है उसको तो अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जब देखेंगे अंदर अच्छा, बाहर से तो अच्छा अच्छा देख रहे हैं, अंदर देखेंगे अरे ये क्या है, अच्छा नहीं है, फिर मजा नहीं आएगा, है ना। कोई अच्छा गिफ्ट मिलता है तो हम लोग खुश होते हैं, बाहर की पैकिंग भले ही कितनी अच्छी, बर्थडे पार्टीज में आता है ये लो आपके लिए गिफ्ट आया, बड़ा अंदर से लड्डू फूटता है कि अरे बाप रे गिफ्ट आ गया अपने लिए। पर जब अंदर देखते तो इतना छोटा सा गिफ्ट, फिर क्या मन थोड़ा सा वैसा हो जाता है ना। तो वैसी कुछ बात है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। जब हम ऐसी बात करते हैं तो एसईओ, हम ऐसा कुछ कंटेंट डालेंगे तो जब वो हमेशा एसईओ ओरिएंटेड हो, मतलब जो भी कंटेंट होगा जो एसईओ के स्ट्रैटेजी से जब वो पहुंचेगा तो बेटर वे में पहुंचेगा। ठीक है, एसईओ बाद में काम करता है। हमारे कंटेंट पूरा एसईओ ओरिएंटेड हम करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए जो जो पैरामीटर्स होता है वो मैं आप लोग को सिखाऊंगी। बिकॉज कंटेंट, अगर आप स्किल की बात करो, कंटेंट राइटिंग एक अलग स्किल है, एसईओ के अलग स्किल होता है। एसईओ के भी तीन पार्ट्स होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। ठीक है, तो जब आप इस वाले पार्ट को करते हो ना, जिसको हम लोग ऑन पेज बोलते हैं, एसईओ के जो तीन पार्ट्स होते हैं ऑन पेज के, जो भी कंटेंट राइटर होता है वो क्या करता है, कंटेंट को डॉक फाइल में लिख के वो एसईओ टीम को दे देता है। मैं एज अ नॉर्मल कंटेंट राइटर की बात कर रही हूँ, ठीक है, अभी सब भूल जाओ कि आप लोग का खुद का वेबसाइट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर किसी कंपनी हायर करती है तो आपको अगर बोलते हैं कि आपका काम है कंटेंट राइट करना, तो आप जब कंटेंट राइट करते हो तो आपके कंटेंट को आपको किसको हैंड ओवर करना पड़ता है, जो वेबसाइट डेवलपर है उसको, या तो एसईओ एक्सपर्ट को। तो जब आप एसईओ एक्सपर्ट को हैंड ओवर करते हो तो आपके डॉक फॉर्मेट में आपको अपडेट करना पड़ता है। फिर जो एसईओ एक्सपर्ट होता है, या तो वो वेबसाइट डेवलपर होता है उसके पास चला जाता है, वो अपने कंटेंट को इसमें डाल के एसईओ वाले को भेजता है, या तो आप डायरेक्टली एसईओ वाले को भी भेज सकते हो। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो मैं आप लोगों को कंटेंट को डॉक के साथ साथ कैसे पोस्ट किया जाता है कंटेंट को, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। और जब मैं पोस्टिंग सिखाऊंगी, पब्लिश करना सिखाऊंगी, उस टाइम पे आपको मैं एसईओ ओरिएंटेड कैसा बनाना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है एफएक्यू, टेबल ऑफ कंटेंट। एफएक्यू होता है, एफएक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब क्या होता है फ्रिक्वेंटली, मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। आपका कोई पर्टिकुलर सर्विस है या पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है या कोई वेबसाइट में कोई टॉपिक है, अगर आप उस पर लिखते हो, पूरी डिटेल्स लिखी हुई है, बट आपको भी पता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जनरली लोग उस बारे में पूछेंगे। ठीक है, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइड करते हो
कॉल बुकिंग का उसमें ऑप्शन है। तो उसमें लिखा होता है अगर मैं एक कॉल पे जो कॉल मैंने आप लोगों ने जो अपॉइंटमेंट का डेट दिया है, अगर मैं उसको फुलफिल नहीं कर पाता तो क्या हमें दोबारा अपॉइंटमेंट मिलेगा, या ऐसे बला बला बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेबल। देखना किसी भी चीज जगह, जैसे मैं बताती हूँ आपको, मैं लेके चलती हूँ आप लोगों को फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट हम लोग सभी लोग यूज करते हैं और देखा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट जब नया नया यूज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, या किसी प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं या कुछ भी जनरली, आप देखो, ये देखो यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है, इसी को देख लेते हैं। ये होता है एफएक्यू। एफएक्यू क्या बोलता है? एफएक्यू में ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जहां पे लॉग इन एन अकाउंट, कैन आई क्रिएट माई इनएक्टिव फ्लिपकार्ट अकाउंट, ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में आते हैं। और इस जनरल क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए रहते हैं। तो आप लोगों को भी ना आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी इसी तरह, जो भी टॉपिक होगा, जो भी सर्विसेज होगा, जो भी बिजनेस होगा, आपको उनके आंसर्स भी क्वेश्चंस के साथ देने चाहिए। क्यों? इसका दो रीजन होता है। एक रीजन, जो यूजर आएगा आपकी वेबसाइट में या जो ऑडियंस आएगी आपकी वेबसाइट में, उनके लिए क्या फायदा होगा। जब आपके सर्विस कह लो, या मैं आर्टिकल ही लेके चलती हूँ अभी। फॉर एग्जाम्पल कोई आर्टिकल आपने डाल रखा है, उस आर्टिकल के पूरा डेप्थ डिटेल्स डाला है, बट ऑडियंस के दिमाग में कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चलते रहते हैं। तो आपने यहाँ पे जब एफएक्यू देते हो तो आपका क्वेश्चन मोड पे रहता है ये। क्वेश्चन 1 आंसर, क्वेश्चन 2 आंसर 2, क्वेश्चन 3 आंसर 2, ये पहले से आपको भी देना पड़ता है अपने आर्टिकल में। तो एक तो क्या, ऑडियंस पूरी डेप्थ डिटेल्स पढ़ने के बाद उनके दिमाग का जो चलता रहता है वो क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उनकी क्लैरिटी और बढ़ जाती है एक। और इससे एक और काम भी क्या होता है, जब भी हम यूजर्स लोग आते हैं वेबसाइट के एड्रेस बार पे, सॉरी सर्च बार पे, और इसी से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी के ऊपर लिखा है और मैं यहाँ पर व्हाट इज द व्हाट इज द डिफरेंट फीचर इन द अपडेटेड वर्जन। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल के चल रही हूँ, ठीक है, या व्हाट इज द न्यू फीचर इन चैट जीपीटी, ठीक है, न्यू फीचर इन चैट जीपीटी। तो ये अगर मैं क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पर एफएक्यू में, और यही क्वेश्चन अगर कोई यूजर आके डायरेक्टली लिखता है व्हाट इज द न्यू फीचर इन चैट जीपीटी, है ना, तो क्या होता है, गूगल जब सर्च करता है ना, अगर आपकी कंटेंट अच्छी है, तो गूगल जब सर्च करता है, अगर आपके एफएक्यू में जो बॉट्स है अगर वो उनको आपके क्वेश्चंस दिख जाते हैं, क्योंकि देखो आप लोगों को पता होगा आजकल जो वॉइस जो है वो एक्टिव हो चुकी है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, वॉइस को ऑन करके वी यूज टू आस्क समथिंग। सो व्हेन समथिंग वी आर आस्किंग, तो आस्किंग मोड्स के जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो सबसे ज्यादा जाके बॉट्स लोग उसको चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उस पे जाके देखेंगे, और अगर अगर रिलेटेबल मिल जाता है तो आपके आर्टिकल को उनके सामने वो शो करते हैं। ये एक तरीका है। अब थोड़ा और डेप्थ में नहीं जाएंगे, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एसईओ के एसईओ जब आप करोगे वहां पे बहुत अच्छी तरह से ये आपको बताया जाएगा कि हम एफएक्यू यूज करते हैं या किस तरह से क्या करना चाहिए। एफएक्यू का यूज यही है कि ये हमारे ऑडियंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, और बॉट्स को हेल्प करता है। अगर ये क्वेश्चंस डायरेक्टली कोई पूछता है सर्च इंजन में, तो बॉट्स यहाँ पर डायरेक्टली उसको ये अपना पोर्शन जो अपना आर्टिकल है वो शो कर देता है। ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा। यही है, इसका यही मेन है। ठीक है, आप देखो, आप टेबल ऑफ डेटा जहाँ पे सारे डेटा इकट्ठे दिखेंगे आपके। अब ये जो दोनों चीजें है ना, प्रॉपर कीवर्ड टैग्स एंड कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, कीवर्ड टैग मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी डिटेल में। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कीवर्ड की जो डेंसिटी है 1 to 2% के अंदर होना चाहिए। और अब हम एक एक चीज इसको मैं आगे दिखाती हूँ अभी। ये देखो, सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा की वर्ड काउंट। वर्ड काउंट मैंने कहा था कि 2000+ वर्ड का होना चाहिए, बट किस आर्टिकल के लिए कितना होना चाहिए, डिफरेंट आर्टिकल के लिए डिफरेंट जरूरत है। अब देखो होम पेज के लिए अगर आप देखो तो 400 से 500 मतलब ये आइडियल वर्ड काउंट है। इससे ज्यादा अगर करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल टाइप का ब्लॉग पोस्ट, छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं, 900 से ज्यादा भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए। आप वर्ड्स के 200 250 या यहाँ पे 400 करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ब्लॉग पोस्ट जो डेप्थ
बहुत डिटेल ब्लॉग पोस्ट होती है, ठीक है, उसको अगर आप ज्यादा करके ले आते हो, 7,000 8,000 तक भी ले आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट पेज को भी अगर आप, जो डिस्क्रिप्शन है 400 की जगह आपका अगर वो हो जाता है 350 या 500, है ना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ टू में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कहीं ये 1800 से लेके 2000 तक भी अगर चला था, प्रॉब्लम कब होगा? अगर ये जो आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज किया है ना अपने वर्ड काउंट को बढ़ाने के लिए, ये सोचते हो कि रैंकिंग अच्छी हो, अगर आप इस वर्ड काउंट में इररिलेवेंट चीजें डालते हो, है ना, आपको बताना है कि आप कहाँ से, लेट्स से आप शिमला से, है ना, शिमला से ट्रैवल करोगे, केदारनाथ जाने वाले हो, तो इधर का जो सफर है, आप शिमला से केदारनाथ का नहीं बोल के आप बोल रहे हो शिमला से आप जा सकते हो और भी प्लेसेस है केदारनाथ जैसे, यहाँ पर भी जा सकते हो, वहां पर भी जा सकते हो, यहाँ पर जाने के लिए ये ट्रांसपोर्ट देना पड़ता है, XYZ पे जाने के लिए दूसरे ट्रांसपोर्ट, अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हो तो ये ऐसा नहीं करना है। अगर शिमला से केदारनाथ का आपका कुछ ब्लॉग पोस्ट आप डालना चाहते हो तो स्पेसिफिकली वही डालोगे, इररिलेवेंट कुछ नहीं डालोगे। इररिलेवेंट जहां आपने डाला वहां समझ में आता है कि आप कुछ घोटाला कर रहे हो, ठीक है, फिर वो नहीं रैंकिंग करेगा। वहां पे सिर्फ रिलेवेंसी, अगर क्वालिटी एंड रिलेवेंसी होती है तो ही आप वर्ड काउंट को बढ़ाओ। एल्स, अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे जो होम पेज है उसमें अगर आप 400 से 800 ना, अगर आप 600 पे भी आके छोड़ देते हो ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वर्ड टू वर्ड रिलेवेंट होना चाहिए, आपके टॉपिक से, आपके ब्रांड से होना चाहिए, ठीक है। ये तो आइडियल वर्ड काउंट का इसीलिए एक रेंज दिया रहता है कि आप, बट इससे कम नहीं करो, कोशिश करो इससे 400 से ज्यादा हो तो बेटर हो, 600 से ज्यादा हो तो बेटर हो, 800 तक चलेगा, बट उससे ज्यादा जब भी आप जंप करते हो तो ही, तब भी वो दिखने में लग जाता है कि प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं, है ना। चलो, व्हाट इज अ की वर्ड? अब ये इतना सारा इंग्लिश वर्ड में लिखा है, इसको सीधे वर्ड में समझा देते हैं हम, जिसको मैं अब तक बोल रही थी कि क्वेरीज या क्वेश्चंस यूजर्स आते हैं और सर्च इंजन में क्वेरीज करते हैं या क्वेश्चंस पूछते हैं, वही होते हैं हम कंटेंट राइटर के लिए कीवर्ड्स। जो भी क्वेरीज वो यहाँ पर आके सर्च बार में ढूंढते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर मैं गई और मैंने पूछा विच इज द लेटेस्ट मॉडल ऑफ आईफोन, हालांकि मेरे पास आईफोन नहीं है बता दूं, तो विच इज द लेटेस्ट मॉडल ऑफ आईफोन, अगर मैं आईफोन का लेटेस्ट मॉडल पूछती हूँ, तो सोचो यहाँ पर ये जो मैंने वर्ड यूज किया है लेटेस्ट मॉडल ऑफ आईफोन, ये मेरे लिए एज अ यूजर मैंने क्वेश्चन पूछा, बट जो कंटेंट राइटर्स होंगे वो लोग इस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर अपना पूरा कंटेंट लिख चुके हैं ऑलरेडी, और उसको अपना कीवर्ड बना चुके हैं ऑलरेडी, इसीलिए, है ना, जिसने अपने कंटेंट में, मतलब चाहे बिजनेस ओनर हो, चाहे आपका ब्लॉगर हो, चाहे ई कॉमर्स के बिजनेसेस हो, ठीक है, जिस किसी ने लेटेस्ट मॉडल ऑफ आईफोन को अपना कीवर्ड बना के पब्लिश कर दिया है, एसईओ करके रखा है, उसी के, है ना, उसी के जो लिंक्स है वो मुझे यहाँ पर गूगल शो कर रहा है। देखो, amazon, एप्पल, आई प्लैनेट, है ना, इनके खुद की तो ब्रांड है ना, आईफोन, अब मैंने स्पेसिफिकली आईफोन ऐड भी किया है, ठीक है। यहाँ पे विकिपीडिया, बजाज फिनसर्व के भी आईफोन के कुछ लेटेस्ट मॉडल, ये देखो, लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट आईफोन मॉडल देख रहे हैं ना, ये कीवर्ड्स उन लोगों ने ऑलरेडी यूज करके छोड़ रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो रैंकिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो यूजर्स यहाँ पर आके जो भी चीजें लिखता है वो हम कंटेंट राइटर के लिए क्या होता है, कीवर्ड होता है। और कीवर्ड हम कैसे सेट करते हैं, कीवर्ड कैसे चूज चूज करते हैं? आप जिस पे आपका जो कंटेंट होगा, मतलब लेट्स से अगर आपकी आप अगर बिजनेस अपना खुद का एक सर्विस है, आपकी खुद की जो सर्विस है उससे रिलेटेबल जो भी चीजें होंगी, उसका जो मेन इंटेंट होता है ना, वो आपका कीवर्ड होगा। या अगर आप ब्लॉग पोस्ट डाल रहे हो कहीं पे, फॉर एग्जांपल, जहां पे आप डाल रहे हो कौन सा, कि लेट्स से प्लेसेस टू विजिट इन विंटर्स,
तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, व्हाट आर द प्लेसेस टू विजिट इन विंटर्स, जब मैं अपना ये ब्लॉग पोस्ट, मैं चाहती हूँ ऐसा एक ब्लॉग पोस्ट दूं जहाँ पे विंटर्स में कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए, वो प्लेसेस के बारे में लिखूं। तो ऑब्वियसली मेरा कीवर्ड तो यही होगा, मेन इंटेंशन तो यही है। मेन इंटेंशन क्या मेरा ऐसा है कि राजस्थान में जाओगे वहां पे ठंड कम होती है या ज्यादा होती है, या इस टाइम पे आप जो भी चेन्नई जाओ, केरला जाओ या बैंगलोर जाओ, ऐसे जगह का नाम। मेरा तो ये मकसद नहीं है कि मैं राजस्थान की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखूं। मेरा मकसद ये है कि मेरा इंटेंट क्या है, मैं अपने आर्टिकल से सबको बताऊं कि वो कौन कौन से XYZ प्लेसेस है जहां पर अगर आप विंटर्स में जाते हो तो या तो आपको अच्छा वेदर मिलता है या तो आपको स्नोफॉल मिलता है। ठीक है, तो प्लेसेस टू विजिट इन विंटर्स मेरा मेन यही इंटेंशन मेरा यही है। तो आपके किसी भी पोस्ट का जो मेन इंटेंशन है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, किसका, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो कि आपके वेबसाइट्स को गूगल के टॉप रैंकिंग पे ले जाना है, तो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो कौन सा, एसईओ का। तो आप अपने कंटेंट में एसईओ के बारे में लिखोगे, एसईओ सर्विसेज, है ना, एसईओ सर्विसेज आपका कीवर्ड होगा, जिसमें आप एसईओ की सर्विसेज के बारे में सारा कुछ करोगे। जब यूजर आएगा एसईओ सर्विसेज फाइंड आउट करेगा, तो जो गूगल है वो देखेगा एसईओ सर्विसेज के ऊपर कौन सी वेबसाइट्स है जिन्होंने एसईओ सर्विसेज के ऊपर अपना आर्टिकल डाल रखा है, या पोस्ट या सर्विसेज के लिए अपने होम पेज में या अपने सर्विस पेज में कोई आर्टिकल पोस्ट कर रखा है। तो ये जो क्वेरीज होगा, जो मैं यहाँ पर ढूंढने जाऊंगी कि एसईओ सर्विसेज नियर मी करके, तो तब यहाँ पर ये वाली जो कीवर्ड है जो आप लोगों में से किसी एक ने एसईओ सर्विसेज के लिए पोस्ट कर रखा है, वो मुझे उस पोस्ट पे लेके जाएगा, अगर आपने अच्छे से उसको एसईओ वगैरह कंटेंट अच्छा लिख रखा हो तो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, हाउ क्वेरीज बिकम द कीवर्ड। अब तक मैं आप लोगों के सामने सिर्फ बोलती जा रही थी कि क्वेरीज, जो यूजर आएगा क्वेरी करेगा, यूजर आएगा क्वेरी करेगा, है ना। अब मैं बोलूंगी कीवर्ड्स, अब ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड, क्योंकि अब आप कीवर्ड क्या होता है आपको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, नाउ यू विल बी नोइंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड। सो ये जो अपना कीवर्ड होगा, जो यूजर्स डालेगा, वो हम लोगों के कंटेंट का मेन इंटेंट होगा। ठीक है। अब अब आप में से कोई ऐसा सोचता होगा, तो अगर कोई ढूंढने आएगा बेस्ट लैपटॉप्स, है ना, बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 40,000, अगर कोई ऐसा ढूंढने आता है, आप सोच ही सकते हो कि कोई भी 40,000 के नीचे लैपटॉप ढूंढने आएगा, तो आप क्या करोगे, जल्दी से अपने वेबसाइट में आर्टिकल डालोगे, बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000। जो आर्टिकल लिखोगे ना उसमें हर जगह में बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 इज दिस, द बेस्ट लैपटॉप अंडर द 40,000 इज this one because its price is this, the best laptop under 40,000 is this because the feature is this। तो आप हर लाइन में जब भी कुछ एक्सप्लेन करने जाओगे, अगर इस कीवर्ड को बार बार लिखोगे ना, तो इससे क्या होता है, एसईओ हर्ट होता है, मतलब गूगल इसको कभी भी एक अच्छा कंटेंट नहीं बोल सकता। सोचो, हम लोग जब बचपन में कोई कॉम्पोजिशन एसेस वगैरह लिखते थे, है ना, वहां पे क्या लिखते थे, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलती हूँ श्रीजा इज अ वेरी गुड गर्ल, she used to do her homework by herself, she went to school early in the morning, she loved to eat the junk foods as well as the healthy food। तो मैं जब शी करके बोल रही हूँ, she loves to eat, शी, तो सुनने में भी अच्छा लग रहा है, बट अगर मैं बार बार ये बोलती हूँ श्रीजा इज अ वेरी नाइस गर्ल, श्रीजा वेंट टू स्कूल, श्रीजा लव्स टू ईट दिस, श्रीजा लव्स टू डू दैट, श्रीजा गोज टू दिस, तो बार बार नेम लेने से हम लोग बोलते हैं ना, प्रोनाउंस यूज करते हैं, इसको सर्वनाम कहते हैं। तो नेम आप किसी भी पर्टिकुलर किसी ऐसे लिखने जाओगे, एक नेम को बार बार यूज करते हो, तो वो सही नहीं रहता ग्रामेटिकली। ठीक है, वो इंग्लिश की बात है, बट यहाँ पर अगर आप किसी कीवर्ड को अपने कंटेंट में बार बार लिखते हो, तो हमें लगता है कि गूगल उस कीवर्ड को हमारे पास आएगा और शो करेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा इस कीवर्ड को अपने इसमें डाल रखा है। तो वो गलत सोच है, पहले ऐसा हुआ करता था, बट गूगल के एल्गोरिदम्स चेंज हो गए, तो गूगल इस चीज को भी अलाउ नहीं करता है। जैसे देखेगा बार बार आप एक कीवर्ड को यूज कर रहे हो, तो वो फिर आपका एसईओ ओरिएंटेड नहीं होता है। ठीक है, तो जब, इसीलिए हम बोलते हैं जो कीवर्ड की जो डेंसिटी होती है, वो डेंसिटी का जो परसेंटेज होता है, वो 1% से 2% के बीच में होना चाहिए, हमेशा 1% से 2% के बीच में होना चाहिए। जब हम स्टफिंग करते हैं, जब हम बहुत ज्यादा 1% से 2% जब भी ज्यादा हो जाता है, 3% 4% हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग,
उसको हम बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब चलो आते हैं टर्मिनोलॉजी पे, अच्छे से टर्म्स को इंग्लिश में पढ़ते हैं बैठ के। सो द कीवर्ड इज अ स्पेसिफिक वर्ड्स और अ फ्रेज। देखो अब एक बात ध्यान से सुनना, ये जो मैंने बड़े बड़े वर्ड, जैसे यहाँ पर देखो बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000, ये क्या है, ये कंप्लीट कीवर्ड है, ये कंप्लीट कीवर्ड है, बट इसके अंदर कितने सारे वर्ड्स काउंट है, 1 2 3 4, चार वर्ड्स को मिलके एक कीवर्ड बनता है, और उसको हम बोलते हैं वर्ड, ये कीवर्ड फ्रेज में आता है। ठीक है, जब बहुत बड़े बड़े कीवर्ड्स यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं कीवर्ड के फ्रेज। और अगर स्पेसिफिक कीवर्ड होता है, जैसे कि मैंने कहा क्लोथिंग, क्लोथिंग करके मैंने सर्च किया, या लैपटॉप करके मैंने सर्च किया, तो वो मेरा एक सिंगल कीवर्ड हो गया। ठीक है, तो कीवर्ड क्या होता है, ये पूरा का पूरा कीवर्ड इज स्पेसिफिक वर्ड और अ फ्रेज दैट यूजर टाइप इनटू द सर्च इंजिन्स। ठीक है, जैसे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग दो अलग अलग वर्ड्स है, बट एज अ कीवर्ड वो होल एक ही कीवर्ड है। ठीक है, टू फाइंड द इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट द मेन टॉपिक और इंटेंट ऑफ योर कंटेंट, वो आपके मेन टॉपिक और इंटेंट ऑफ योर कंटेंट बताता है कि वो आपका कीवर्ड क्या है। ठीक है, नाउ कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी, हाउ मेनी टाइम्स योर कीवर्ड अपीयर्स इन योर आर्टिकल, जो बोलता है फॉर्मूला वो होता है कीवर्ड डेंसिटी। क्या होती है फॉर्मूला उसका, क्या होता है उसका फॉर्मूला, चलो देखते हैं किस तरह से। जैसे मैंने एक आर्टिकल लिखा यहाँ पर, ठीक है, और इसमें बहुत सारे वर्ड्स, टोटल बहुत सारे वर्ड्स, अब मैं बताऊंगी कैसे वर्ड काउंट करते हैं, वो भी सिखा दूंगी, वर्ड्स कैसे यूज होते हैं, किस तरह से, क्या क्या बहुत सारे वर्ड्स यूज है। लेट्स से कि इसमें ना टोटल 500 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, कोई आर्टिकल सोच लो या कुछ भी, जो भी काइंड ऑफ आर्टिकल उसमें डिफरेंट हो सकते हैं। अब इसमें टोटल वर्ड, अब कीवर्ड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, सबको नोट डाउन करना। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ, टोटल नंबर टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड काउंट ओवर टोटल नंबर ऑफ वर्ड काउंट मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो है ये मेरा फॉर्मूला है कीवर्ड डेंसिटी का। ठीक है, कोई आपसे पूछता है, जनरली आते हैं ये इसमें क्वेश्चंस आते हैं कीवर्ड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो ये है कीवर्ड डेंसिटी का फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर अपने इस आर्टिकल को एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैंने 500 टोटल वर्ड्स इसमें लिखे हैं, उसमें जो कीवर्ड्स यूज किए हैं वो टोटल 50 कीवर्ड्स यूज किए हैं, तो मेरे फॉर्मूले में कैसा आएगा ये, सबसे पहले ऊपर कीवर्ड काउंट, तो कीवर्ड मैंने कहा कि मेरा टोटल कीवर्ड 50 है, तो 50 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना बनता है ये, 10। सो ये कीवर्ड डेंसिटी जो इस वाले आर्टिकल की है, इस आर्टिकल की कीवर्ड डेंसिटी का परसेंटेज है 10%। तो मैंने क्या कहा था, कीवर्ड डेंसिटी का आइडियल परसेंटेज कितना होना चाहिए, 1 to 2% होना चाहिए, है ना। 1% से 2% के अंदर होना चाहिए। ठीक है, सो यही है आपका फॉर्मूला, जो आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे। मैं आप लोगों को एक चीज और दिखा देती हूँ, किस तरह से आप लोग कंटेंट में काउंट करोगे, वर्ड काउंट करोगे। लेट्स से ये जो अपना ये सोचो ये कंटेंट है, ये डिजिटल मार्केटिंग का ही है, डिजिटल मार्केटिंग लिखेंगे तो ये आ जाता है। चलो मैं क्या करती हूँ, कंटेंट को मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से कंटेंट को काउंट किया जाता है, मतलब वर्ड काउंट किए जाते हैं। ठीक है, आप लोग चाहो तो वर्ड फाइल यूज कर सकते हो, बट आई विल ऑलवेज प्रेफर कि यूज द डॉक फाइल, गूगल डॉक फाइल यूज करोगे तो किसी भी चीज को बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन कर पाओगे या ऑर्गेनाइज कर पाओगे, मेन बात ये है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर पाओगे आप लोग। ठीक है, चलो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ये पूरे कंटेंट को ना यहाँ से कॉपी करती हूँ,
क्योंकि मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से हम लोग वर्ड काउंट करेंगे पहली बार जब, फॉर एग्जाम्पल ये आपका आर्टिकल है, आपने आर्टिकल लिखा है, अब आप आर्टिकल को कैसे काउंट करोगे, कितना है कितना नहीं, है ना। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इतना सही हो जाएगा, चलो इतना ही लेते हैं, पूरा लेने जाएंगे तो इट विल टेक टाइम। चलो, सोचो ये मेरा आर्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है, आपने लिखा है, किसने भी लिखा है, अब मुझे इसका वर्ड काउंट करना है, कैसे काउंट करेंगे। वर्ड काउंट करने के लिए ये रहा, ये टूल दिख रहा है आपको, इस टूल पे जाएंगे। एक और तरीका होता है जहां से आप ऑनलाइन वर्ड को काउंट कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन वर्ड काउंटिंग का क्या है, ये वर्ड काउंट पे चले जाओगे, ठीक है। यहाँ पर है वर्ड काउंट करके एक ऑप्शन आएगा, उस पे आप, ये पहले का देखो अब आ रहा है, पिछली क्लास में दिखाया था। लेट्स से आधा वाला मैंने उठाया, ये देखो यहाँ पे 204 आ गया। और कैरेक्टर्स, वर्ड एंड कैरेक्टर्स में पता है ना क्या डिफरेंस होता है, बता देती हूँ, काफी लोगों को पता नहीं होता। ये से हेलो लिखा मैंने, हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने, ठीक है। तो हेलो एक वर्ड हुआ, ये वर्ल्ड दूसरा वर्ड हुआ, दो शब्द हुए। सेकंड, ये सेकंड वर्ड है, ये फर्स्ट वर्ड है, ठीक है। और अगर मैं बोलती हूँ इसमें कैरेक्टर कितना है, तो कैरेक्टर एक, दो, तीन, जो लेटर्स होते हैं ना उसको हम कैरेक्टर्स बोलते हैं। हेलो में कितने कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर्स से ये हेलो बना है, 1 2 3 4 5, ये 5 कैरेक्टर्स से वर्ड बना है, ठीक है, वर्ड लेटर जो बना है। तो कैरेक्टर्स एंड वर्ड में, वर्ड में यही डिफरेंस होता है। तो जब हम वर्ड काउंट करते हैं, क्योंकि कीवर्ड डेंसिटी हमें हमेशा चेक करना है बिफोर पोस्टिंग आर दिस थिंग, ठीक है। सो इस तरह से भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं, अब हम यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी दो हिस्सों में मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है, कॉपी किया है, इसको टूल पे जाते हैं। टूल पे जाके ये देखो वर्ड काउंट यहाँ पर दिख रहा है, वर्ड काउंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे ये आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो वर्ड टोटल यूज है वो 268 है। अभी मुझे सिर्फ वर्ड काउंट ही देखना है, अगर कैरेक्टर देखना होता तो मैं ये देखती, बट मुझे अभी कैरेक्टर का फिलहाल अभी कोई जरूरत नहीं है। 268 जो है मेरा वर्ड काउंट है। और मुझे ये भी पता करना है कि इसमें डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड तो यूज हुआ ही है, तो वो कीवर्ड कितने बार यूज हुआ है। तो मैं डॉक पे जाके कंट्रोल एफ करती हूँ, तो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स देखो, कंट्रोल एफ जब भी आप करोगे ऐसा ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। कंट्रोल एफ कर, अब यहाँ पर हम लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इस, जितने भी मैंने अभी कॉपी किया है उसमें सिर्फ 4 टाइम्स यूज हुआ है, सिर्फ 4 टाइम्स। तो मेरे फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग क्या होगा, केडी परसेंटेज कितना होना चाहिए, 4/268 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करने के बाद अगर मैं देखती हूँ मेरा केडी का परसेंटेज 1% से 2% के अंदर आता है, देन इट्स परफेक्ट, इट्स परफेक्ट। ये पूरा, किसको ये क्या कहते हैं, आपका कीवर्ड डेंसिटी बैलेंस है। और अगर ये 1 से 2% से ज्यादा, 3 4 5 6 आता है, इट मीन्स ये जो है आपका कंटेंट अच्छा नहीं है। तो ऑब्वियसली ये जो होगा ये आपका पूरा का पूरा बैलेंस्ड ही होगा, क्योंकि मैंने आधा अभी कंटेंट लिया है इसमें से, और इसमें सिर्फ इतने वर्ड्स तो नहीं थे, उस पर्टिकुलर कंटेंट में 5 3 4 हजार वर्ड्स यूज हुए हैं यहाँ पर, बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा कंटेंट था ये, ठीक है। सो इसी तरह से अब मुझे बताओ, क्या ये समझ में आया केडी परसेंटेज क्या होता है, अच्छे से बताओ जल्दी से। थोड़ा मैथ्स वगैरह करना पड़ेगा हल्का फुल्का, है ना। जिन जो लोग मैथ से भागते हैं वो लोग कैलकुलेटर बैठ लेके बैठ जाओ, मैं अभी एक एक्टिविटी देने वाली हूँ, ठीक है। समझ में आया ना केडी परसेंटेज क्या होता है, क्या क्या जो जब तो अभी समझाया। चलो गुड, वेरी गुड, फॉर्मूला सभी ने लिख लिया, बहुत अच्छे से, चलिए थैंक यू। फॉर्मूला सभी ने लिख लिया है, चलिए अब आपको क्या करना है, अब आप लोगों को आना है नेक्स्ट। कीवर्ड स्टफिंग बताया मैंने आपको, कीवर्ड स्टफिंग, ओवर यूज ऑफ द कीवर्ड इन अ कंटेंट, ठीक है। ओवर यूज ऑफ अ कीवर्ड्स इन अ कंटेंट इज कीवर्ड स्टफिंग, जो कि आपकी रीडेबिलिटी को हर्ट करता है, जैसे कि मैंने भी बताया। इस तरह के वर्ड्स जब आप लिखते हो तो सुनने में पढ़ने में बहुत गंदा लगता है,
और टेक्निकली भी ये गलत है। बाय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केट इज द बेस्ट फॉर डिजिटल मार्केटर। तो हम कैसे लिख सकते हैं, एनरोल इन आवर कोर्स टू मास्टर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, दिस इज द करेक्ट टाइप। अब ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में मेरे पास क्या है, ये वर्ड जो है, ये मेरा कीवर्ड है। बेस्ट स्मार्टफोन जो है मेरा कीवर्ड है, ठीक है, ध्यान से सुनो, थोड़ा और आसान कर देती हूँ। और यहां से लेके ये जो है, ये टोटल वर्ड है। इसमें कितने वर्ड्स है बताती हूँ, टोटल ये वर्ड्स होंगे ऑन एन एवरेज 80 to 81 में, आप लोग 80 लेके ही चलो, ठीक है। अब आप लोगों को काउंट करना है कि बेस्ट स्मार्टफोन इस पर्टिकुलर इसमें कितने बार आए हैं, सभी लोग काउंट करो। और मुझे बताओ केडी परसेंटेज आपका कितना आ रहा है, केडी परसेंटेज कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी से मैथ्स घुमाना, मैथ्स करो और मुझे बताओ। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मैंने बता दिया कि 80 है, ठीक है। और जो बेस्ट स्मार्टफोन, वो मेरा कीवर्ड है। वो देखो कीवर्ड कितने बार यूज हुआ है इस पूरे इसमें, एक बार मैंने सिर्फ बोल्ड किया है, नागेश जी, बाकी बोल्ड नहीं किया, उसको भी आप लोग काउंट कर लो। ये 9 1, ये लोग कौन है? मैथ्स ठीक से कीजिए आप एक बार, कैलकुलेट, मल्टीप्लाई बाई 100 भी करना है। तो अब आप लोग ये बताओ कि क्या ये आइडियल कीवर्ड है या कीवर्ड स्टफिंग है। ऐसे ही आंसर आएंगे। क्या ये आइडियल कीवर्ड है या कीवर्ड स्टफिंग है? स्टफिंग, एवरीवन। बस, आ गया करना आप लोगों को, सॉल्व करना, ये बहुत बड़ी चीज है। इसको इसलिए कराया ताकि आप लोग को याद रहे जब आप लोग अपना फॉर्मूलाज जो है, कितने बार कीवर्ड आया है यहाँ पर, बताना जरा। यहाँ पे बेस्ट स्मार्टफोन कितने बार यूज हुआ है? 13 टाइम्स यूज हुआ है। तो आपका क्या होना चाहिए, 13/80 मल्टीप्लाई बाई 100, सॉरी 100। इसके बाद जो आएगा कुछ इस तरह से आप सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। चलो, सो या स्टफिंग होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये क्लियर है आप लोगों को। अब आता है, अब आप लोग थोड़ा पेन पेंसिल लेके और फिर से तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी जो टर्म है ना, सिंपली आपको इसके फॉर्मूलेस लिख के रखने हैं। फॉर्मूले सॉल्व करने के लिए बाद में जब टूल्स मिल जाएगा आप लोगों को एससीओ में, जब आप लोग अच्छे से सीख जाओगे लास्ट क्लास में, तब आप लोगों को सिखाया जाएगा सारा कुछ, ठीक है। तो अभी हम लोगों को कुछ टर्म्स, इस टर्म्स में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आप लोगों को पूछूंगी और दिखाऊंगी, ठीक है, समझाऊंगी। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो बाकी के टर्म्स भी बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। अच्छा, जो एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं इम्प्रेशन, चलो जल्दी जल्दी बताओ इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी को अगर पता हो तो। वो भी बोल दूं, डिजिटल मार्केटिंग में, रियलिटी रियल लाइफ में नहीं कि किसी ने लिख दिया, ऐसे होते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मैम वही वाला इंप्रेशन नहीं। मैं कह रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग में इम्प्रेशन को क्या बोला जाता है, अगर किसी को पता है तो लिखो, अगर किसी को नहीं पता तो लिखो नहीं मैम नहीं पता है। मैं बताने के लिए बैठी हुई बताऊंगी। इमेज अमंग अदर्स, ओके। और नहीं, चलो मैं बता देती हूँ, रुक जाओ ध्यान से सुनो, क्लियर हो जाना इस पर्टिकुलर वर्ड पे, ठीक है। इंप्रेशन वर्ड इन डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, जब भी हम किसी, अब ये देखो ये कब कौन से केस में होता है, जब भी हम किसी लिंक्स की बात करते हैं, या तो किसी एड्स की बात करते हैं, ठीक है, या तो लिंक्स के या तो एड्स का, इसके होते हैं इंप्रेशन। अब सबसे इजीएस्ट जो आप लोग देखते हो, जो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जब हम रील्स देखते हैं, तो कभी कभार आपके पास स्पॉन्सर्ड लिखे हुए, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है, लर्न मोर लिखा हुआ आता है, सी मोर लिखा हुआ आता है, क्लिक हेयर लिखा हुआ आता है, रजिस्टर हेयर लिखा हुआ आता है। तो ये जो नीचे आते हैं ना एड्स के, ये एडवर्टीजमेंट्स होते हैं,
ठीक है। जब भी आपको स्क्रॉल करते करते ये सारी चीजें दिखती है ना, जस्ट आप जब देख रहे हो, मतलब किसी ने सोचो एड क्रिएट किया है ना, और वो आपके रील्स के बीच में या आपके किसी भी पोस्ट के बीच में आपको दिख रहा है। तो जब वो आपको दिखता है ना, जब वो आपको दिखता है, तब लेट्स से कोई XYZ कंपनी है जिन्होंने एड्स रिलीज किया है, एड को मतलब ये किया है, पोस्ट किया है। अब जब आप लोग जो ऑडियंस हो, जब जब इस एड को आप लोग देखते हो, मतलब आपके फीड में जब जब ये एड आता है ना, सोचो इसके फीड में आया, तो इसके पास इसके जो टूल्स है वहां पे इनके पास इंप्रेशन एक मिल गया कि मेरे एड को किसी एक जन ने देखा है, चेक किया, मतलब आंखों से देखा है, क्लिक नहीं किया। ध्यान रखो, क्लिक दूसरी चीज होती है। जस्ट व्हेन यू जस्ट व्यू दैट, जस्ट व्यू कर रहे हो, अगर इसने भी व्यू किया तो फिर से एक इंप्रेशन आ गया, अगर इसकी नजरों के सामने भी आ चुका है वो एड, तो फिर एक और इंप्रेशन आ गया। ठीक है। वैसे ही जब हम चले जाते हैं किसी वेबसाइट पे, ठीक है, और इसी को देख लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो ये वाला लिखा है ना, विच इज द लेटेस्ट मॉडल ऑफ आईफोन, ऐसा लिखा है ना, अगर मैं इसी क्वेरी को जब मैंने सेंड किया, ये दूसरों के लिए कीवर्ड था, अब यहाँ पर जितने भी लिंक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, इन सब के पास मेरा एक एक इंप्रेशन चला गया, इन सब के टूल्स में मेरा एक इंप्रेशन काउंट हो चुका है। बट आप देखो गूगल के इस फर्स्ट पेज में है अभी हम, ये सेकंड टू 10th पेज तक जितने भी लिंक्स है उस पे मेरा इंप्रेशन उन तक नहीं पहुंचा है। ठीक है। अगर मैं अभी अचानक से 7th पेज पे पहुंच जाती हूँ या 8th पे या 9th में पहुंचती हूँ, और जो जो लिंक्स मेरे सामने अभी दिख रहा है ना, जितने भी लिंक्स अभी मुझे दिख, आईफोन लाइव, बेस्ट प्रोडक्ट, स्विच, ये सब सब जितने भी जो भी मेरे सामने दिख गए, इनके पास भी मेरा एक एक इंप्रेशन पहुंच चुका है, बट क्लिक नहीं पहुंचा है। ना फर्स्ट पेज वालों को मेरा क्लिक मिला है, ना सेकंड अभी जिस पेज पे है उस वालों को क्लिक मिला है। अब जब मैं इनमें से किसी एक को, ये डिजिटल ट्रेंड पे मैं क्लिक करती हूँ, तो इस डिजिटल ट्रेंड वाला जो कंपनी है, उनके पास क्या कैलकुलेट होगा, मेरा एक इंप्रेशन और एक क्लिक, मतलब इनके इसमें एक इंप्रेशन आएगा और एक क्लिक ऐड हो जाएगा, बिकॉज मैंने इनके वेबसाइट पे क्लिक किया है। ठीक है। सेम उसी तरह जब आप लोग कुछ एड्स वगैरह देखते हो, आपको स्क्रीन में दिखता है, बट आप उसको क्या करते हो, क्लिक नहीं करते हो, तो वहां पे चला जाता है इंप्रेशन। बट जब आप उसको क्लिक कर लेते हो तब चला जाता है कि एक क्लिक किसी ने देखा है और क्लिक किया है। ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंप्रेशन एंड क्लिक। अब अगर आप लोगों को समझ में आया है, तो मैं आप लोगों का क्वेश्चन पूछती हूँ, लेट्स सी कितना आप लोगों को समझ में आया है। इतना समझ में आया, पहले तो आंसर दो, फिर मैं आगे बताऊंगी, आगे क्वेश्चन पूछूंगी। इतना समझ में आया है इंप्रेशन एंड क्लिक में डिफरेंस क्या होता है? व्हेन वी व्यू समथिंग, जब हम एक चीज व्यू करते हैं, आंखों के सामने चला गया लिंक, हमारा इंप्रेशन उनके पास चला गया। ठीक है। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक समथिंग डिफरेंट। अब मुझे आंसर्स देना सभी लोग ध्यान से। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को हमारा इम्प्रेशन, किसी को जो इम्प्रेशन है, किसी के पास इम्प्रेशन जिन्होंने जब कैलकुलेट करते हैं, तो लेट्स से किसी के पास इम्प्रेशन, टोटल इम्प्रेशन गया है 50, और क्लिक गया है 0। क्या ये पॉसिबल है कि कोई वेबसाइट है जो गूगल पे है, ठीक है, 1 से लेके 10 के बीच में है, बट वहां पे इम्प्रेशन चला गया 50 और क्लिक गया है 0? जिन्होंने लिखा है हो सकता है, वो करेक्ट है। बिकॉज कई बार ऐसे भी होता है कि हम लोग एड्स को देखते हैं बट क्लिक नहीं करते हैं। काफी टाइम ऐसा होता है हम लोग लिंक्स पे चले देखते हैं, लिंक्स आया है सामने और हम लोग क्लिक नहीं करते हैं। ठीक है। तो दैट इज पॉसिबल कि इंप्रेशन इज 0। क्या इतना बड़ा क्या लिखा है आपने, जरा सुन देखूं मैं। उत्तरा, वहां उत्तरा व्यूअर, वेबसाइट से क्वेश्चंस मत पूछिए, वेबसाइट से क्वेश्चंस अभी मत पूछिए मेरे से।
ठीक है, अभी कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं ना आप, कंटेंट राइटिंग में ध्यान दीजिए, फिर हम आपको आंसर्स बताएंगे, ठीक है। और ऐसे अगर कहीं आप अटकते हो ना छोटी छोटी चीजों के लिए, तो आप क्या क्या करो, टेक सपोर्ट टीम को कॉल किया करो, वो लोग आप लोगों को प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बता देंगे। इफ यू आर स्टक इन समवेयर एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट, ठीक है, अभी फिलहाल कोई कोई भी किसी चीज का प्लीज यहाँ पे लिंक्स मत डालिए। अरविंद वर्मा जी, आपने ये लिंक अभी क्यों डाला? आई एम इनटू समथिंग, व्हाई यू आर डिस्ट्रैक्टिंग लाइक दिस वे? डोंट डिस्ट्रैक्ट बाय आस्किंग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस और सेंडिंग द लिंक्स प्लीज। इससे क्या होता है पता है, क्लास में मेरा ध्यान चला जाता है और फिर मैं डिस्ट्रैक्ट, एक फ्लो जो होता है ना वो खराब हो जाता है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप लोग भी किस चीज से किस चीज पे चले जाते हो, मैं इसीलिए चैट बॉक्स ऑन करती, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इसलिए चैट बॉक्स ऑन करती हूँ सो दैट आप लोग इंटरेक्ट करो, रेस्पॉन्स करो, है ना। अगर आप रेस्पॉन्स करते हो तो मुझे लगता है कि मेरा जो मैं जो समझा रही हूँ, मुझे और डेप्थ में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मैं कि और एग्जाम्पल से समझाऊं, बिकॉज मैं चाहती हूँ ना आप लोग अपना मतलब एक बहुत प्रीशियस टाइम लेके, 1 घंटे का टाइम होता है ना। हाँ, तो 1 घंटे का टाइम होता है, उस टाइम में अच्छे अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे जितना भी होगा, ठीक है। चलिए, ध्यान से सुनिए, अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दीजिए, अरविंद जी एंड आईफोन जी जिन्होंने ये क्वेश्चन लिखा, बताइए, आप दोनों में दोनों ही बताइए। अगर इंप्रेशन 0 है तो क्लिक 0 है, राइट। कभी ऐसा हो सकता है कि क्लिक 0 है और इम्प्रेशन मेरा है, सॉरी क्लिक 0, देखा मेरा खुद का भी इम्प्रेशन यहाँ पे, क्लिक आपका 10 है, इम्प्रेशन आपका 0 है, क्या ये पॉसिबल है? बताइए अरविंद जी एंड आईफोन जी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, बताइए। पॉसिबल है? उनके आंसर्स नहीं आ रहे जिनसे पूछा मैंने। नहीं पॉसिबल। करेक्ट। ध्यान से सुनो, देखो आप लोग सुन रहे हो बट हो सकता है आप लोगों के दिमाग में अचानक से कुछ क्वेरी आ गया, आपने मैम से पूछ लिया, बट इसीलिए मैं बोलती हूँ पेन डायरी लेके आप लोग साथ में बैठो, आराम से बैठो। और जब हम क्वेश्चंस के लिए पूछते हैं ना, जो लास्ट में जब हम बोलते हैं चलो सबको आ जाओ वीडियो ऑन कर लो, उस टाइम पे पूछा करो, मैं आराम से आंसर दे दूंगी किसी भी चीज का भी आंसर, जो भी आप लोग पूछोगे मेरे पास होगा आंसर का, क्वेश्चन का आंसर तो मैं जरूर दे दूंगी, ठीक है। चलो, हाँ, ये नहीं होगा क्यों? क्योंकि जब इंप्रेशन ही नहीं होगा तो क्लिक कहाँ से होगा, राइट। सो वैसे ही है, हो सकता है कि हमारे पास इंप्रेशन 50 है एंड क्लिक जो है वो हमारे पास 40 है। ये कब होता है पता है? ये जब हमारा एड्स बोलो या लिंक जब बिल्कुल टॉप पे रैंक कर रहा हो या टॉप इस पे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, उसको क्लिक करते हैं, है ना। जब हमारे पास, आप देखो ना, हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं जब हमारे पास वेबसाइट में कुछ भी क्वेरी करते हैं, जो हमारे फर्स्ट पेज में या आजकल हम लोग सेकंड पेज तक भी पहुंच जाते हैं ना हम लोग सेकंड पेज पे, देखो क्यों पहुंच जाते हैं, क्योंकि अभी जो पैटर्न हुआ है गूगल का, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ये क्या देते हैं, स्टार्टिंग में ये अभी हम लोग 7th पेज में आई थिंक, यस, ये देखो, अभी देखो, अभी गूगल का पैटर्न हो गया कि एआई का सबसे पहले आ जाता है, उसके जस्ट बाद यहाँ पे स्पॉन्सर्स रिजल्ट दिखने जाते हैं, ये एक पेज का तो आधा तो यही लोग ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बचा कुछ आधा पेज, उसमें कुछ ही हम लोग को दिखते हैं, तो कोई कोई आजकल सेकंड पेज तक भी चला जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड पेज भी आना इज अ गुड, थर्ड पेज तक भी आना इज अ गुड थिंग। तो हो सकता है किसी को इम्प्रेशन जो है वो मिल रहा हो 50 और क्लिक भी मिल रहा हो आपका 40, तो सोच लो कि आपका कितना अच्छा कंटेंट है, ठीक है। इसी तरह से ये डिफरेंस होता है इम्प्रेशन एंड कंटेंट का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब जो हमारे पास जो टर्मोलॉजीज है उस पे चलते हैं धीरे धीरे अब। सबसे पहले आता है क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। सबसे पहले आता है क्लिक थ्रू रेट, क्या होता है? सीटीआर टेल्स यू हाउ मेनी पीपल क्लिक्ड ऑन योर एड और लिंक आफ्टर सीइंग इट, क्लिक थ्रू योर एड और लिंक आफ्टर सीइंग इट, मतलब कितना इंप्रेशन आता है, ये देखो। हम किसी एड को देख रहे हैं या किसी वेबसाइट को देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने डाल रखा है, कि सोचो कि 1000 लोग ऐसे हैं जो आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं बट क्लिक नहीं कर रहे, इंप्रेशन आ रहा है, ठीक है, बट उसमें से सिर्फ 50 लोग ही क्लिक करते हैं आपके वेबसाइट पे, तो उसका परसेंटेज कितना आता है? उसका परसेंटेज आपका निकल के आएगा 5%,
ठीक है। तो सीटीआर जो है वो 5% है। तो आपको अपने कंटेंट के एसईओ को और बेटर करना है सो दैट वो विजिबिलिटी भी आए। और कंटेंट, अगर ऐड की बात करें, कंटेंट को और बेटर करना होता है। यही सारे जो पैरामीटर्स होते हैं ना, जब हम लोग फॉर्मूले में डालते हैं, इस पैरामीटर्स के थ्रू जो हमारा रिजल्ट आता है उसके थ्रू हमें पता चलता है। और ये हमें क्लिक्स एंड इम्प्रेशन का जो रेटिंग है ये कहाँ पर मिलेगा? ये जब आप लोग एसईओ करोगे वहां पे गूगल सर्च कंसोल, फिर गूगल एनालिटिकल टूल्स, ये सब आप लोगों को सिखाया जाएगा। वहां पर ये सारे टूल्स के जो पैरामीटर्स है वो आपको वहां पे दिखेंगे। ठीक है। बट जो फॉर्मूला है वो आप लोग ध्यान रखो, इस तरह से निकाला जाता है, शायद तभी भी आपको करवाया जाएगा। कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है? ये सिंपली जिनका स्पेसिफिकली एड के लिए होता है कि आपने कितना एड पे स्पेंड किया है, टोटल उस पे कितना कितने लोगों ने उस पे क्लिक किया है। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एड का कितना रेट आएगा? अगर आपने 500 रुपए खर्च किया, 100 लोगों ने एड उसमें क्लिक किया, तो एक एड पे क्लिकिंग का जो है 5 रुपीज आपका स्पेंड हो रहा है, 5 रुपीज करके स्पेंड हो जाएगा। क्या कर दिया मैंने? हम्म। ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरओ। सीआरओ क्या होता है? ये आपको बताता है कि आपकी जो वेबसाइट है, देखो जनरल सी बात है, हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट से हमारी अर्निंग हो। कैसे हो? या तो हमारा प्रोडक्ट बिके, या तो हमारी सर्विसेज को अवेल करे, राइट, या तो हमारे कोई ब्लॉग पोस्ट में बार बार आए या सब्सक्राइब करे। यही तीन चीज होता है जिसके लिए हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, कंटेंट डालते हैं। अब सोचो, आपने ऐसा कंटेंट डाला है ना, लोग आ तो रहे हैं आपके वेबसाइट में, बट उसमें कुछ कमियां देख रहे हैं, या जो क्लैरिफिकेशन, जो क्वेरी है उनके दिमाग में, है ना, जो सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, वो आधा अधूरा है। इसलिए वो जा तो रहे हैं आपकी वेबसाइट में, बट ना ही आपसे कनेक्ट करने के लिए कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, ना ही आपके वेबसाइट के जो ब्लॉग पोस्ट है उसके लिए साइन अप कर रहे हैं, ना ही आपसे कुछ वो लोग परचेज कर रहे हैं। इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपका कंटेंट उनको पूरा का पूरा आंसर नहीं देता है। और अगर कर भी रहा है तो कितना परसेंटेज कर रहा है? इसको हम लोग कैसे कैसे हम लोग इसको काउंट करते हैं? कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। इसका फॉर्मूला होता है कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल, 200 लोग अगर आपके पेज में विजिट करते हैं, और 10 लोग अगर कुछ आपसे इंटरेक्ट एंगेज होते हैं आपके कंटेंट से, तो कितना हो रहा है हमारे पास? 5% ऑफ कन्वर्जन हो रहा है। मतलब जितने लोग आ रहे हैं उसमें सिर्फ 5% लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हमें इसलिए क्या करना चाहिए? हमें अपने कंटेंट को और बेटर और क्लियरिटी के साथ, सो दैट लोग आए और उनको बहुत और भी हम अवेल जो बोलते हैं ना, फ्रीबीज दें, या हम उसमें थोड़े से और कुछ बिजनेस के स्ट्रैटेजीज को थोड़ा सा चेंज करें, या कुछ हम फ्री कॉल या बुकिंग के लिए या पहला विजिट फ्री रखें। ऐसा जहां जैसे जैसे आप लोगों का जो भी बिजनेस होगा, डिफरेंट बिजनेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। तो जब आप इस तरह से कुछ करते हो तो कन्वर्जन रेट धीरे धीरे बढ़ता है। क्योंकि जब लोग आपके आएंगे वेबसाइट से, देखो आ रहे 200 लोग आ चुके हैं, बट कन्वर्ट हो रहे हैं सिर्फ 10 लोग, इट मीन्स देयर इज समथिंग मिसिंग, राइट। सो ये जो रेट्स होते हैं, ये जो मेट्रिक्स होते हैं, ये आपको बताते हैं कि आपका कंटेंट कैसा काम कर रहा है, अच्छा है, इंगेजिंग है, लोगों को सोल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब आते हैं ड्वेल टाइम। चलो, आप वेबसाइट पे जाते हो, हम लोग अमेजन की वेबसाइट पे जाते हैं, हम लोग फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाते हैं। जब हम लोग किसी वेबसाइट पे जाते हैं पहली बार, कुछ सर्च करना आपके दिमाग में आया, चलो दिवाली आ रही है, हमें कुछ फर्नीचर लेना है, या अमेजन का सेल, फ्रीडम सेल आना है, हम कुछ परचेज करने जाए, कितना देर लगाते हो आप लोग अमेजन के या जो भी ऑनलाइन वेबसाइट्स में किसी चीज को परचेज करने के लिए? बताओ जरा चैट बॉक्स में, कितना देर टाइम लगाते हो आप लोग? मैक्सिमम कितना लगता है? कोई भी चीज मुझे पसंद, मुझे अगर कुछ खरीदना होता है ऑनलाइन में, तो मैं जाती हूँ, तो किसने लिखा 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, मुझे तो 1 घंटा लगता है अभी, अगर मैं अच्छे से ढूंढती 2 से 3 घंटे, चलो मेरे जैसा कोई तो है। बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं कोई भी चीज को खरीद, हाँ 1-2 घंटा, 2-3 घंटे लग जाते हैं। करेक्ट रणधीर कुमार जी, महीने भी लग जाते हैं। क्यों? जब वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, वी यूज टू कीप इट इन द कार्ट एंड अगेन वी यूज टू सी कि चलो कुछ बढ़ा है, कुछ घटा है, डिस्काउंट आया है कि नहीं आया। ऐसा ही ना, रिलेट कर पा रहे हैं ना? ऐसा होता है ना, हम लोग खरीदते हैं, देखते हैं कि चलो कुछ डिस्काउंट उसमें मिल रहा है, अभी कुछ उसके, और या उससे रिलेटेबल कुछ और अच्छी चीजें आई है मार्केट में, तो हम उसको कार्ट में रख देते हैं, है ना? यही होता है।
और कंपैरिजन द प्रोडक्ट, एग्जैक्टली ये सारी चीजें होती है ना, कि हम लोग किस तरह से क्या क्या करते हैं। सो ये जो हम लोग जाके किसी भी वेबसाइट पे हम जाते हैं, चलिए चैट बॉक्स को ऑफ कर देती हूँ, किसी भी वेबसाइट पे हम जाते हैं और ठहरते हैं कुछ सर्च करने के लिए, तो ये जो है ये कहलाता है हमारा ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम जो है, हम मिनट्स या सेकेंड्स, अब टाइम की जब बात आती है तो परसेंटेज में नहीं होगा, मिनट्स एंड सेकेंड्स में काउंट होता है। ठीक है, इसके लिए भी एनालिटिकल टूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि इसका ड्वेल टाइम कितना है। सो नो एग्जैक्ट फॉर्मूला, बट इसको ट्रैक किया जाता है यूजिंग द एनालिटिकल टूल। अब जितना हायर ड्वेल टाइम होगा उतना बेटर कंटेंट होता है। जितना ड्वेल टाइम ज्यादा होता है किसी का, कि अगर मेरी वेबसाइट अच्छी लगती है और आप लोग बहुत देर तक वेबसाइट में हो, इट मीन्स ड्वेल टाइम ज्यादा है, इट मीन्स मेरा वेबसाइट जो इंगेजिंग है। जहाँ पे अच्छा नहीं लगता हम उसका साथ भी छोड़ देते हैं, कोई अगर अच्छे से बात नहीं करता, तो जिसका अच्छा से बात करता है, अच्छे से उसका संगति अच्छी लगती है तो हम लोग रहते हैं। वैसे किसी का वेबसाइट अच्छा लगता है तो हम लोग रुकते हैं, देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, और क्या क्या अच्छी चीजें हैं। अगर एक आर्टिकल पसंद आता है तो इसके दूसरे आर्टिकल्स में और क्या है, एक यूट्यूब का कुछ वीडियो पसंद है तो इसके बाकी के यूट्यूब के वीडियोज में क्या है ना, देखते हैं ना। तो वही होता है आपका डुअल टाइप। बाउंस रेट होता है इसके बाद, वो जस्ट इसका ऑपोजिट बोल सकते हो। आपकी ये वेबसाइट है, कोई आया और किसी पेज में इंटरेक्ट नहीं करके, ना ही कि सेक्शंस पे भी, छोड़ो उसके बाद को, मतलब वो आया और चला गया फिर से। ठीक है, ये हम कंट्रोल काफी हद तक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग खुद ही देखो ना, जैसे मैं अभी पढ़ा रही थी आप लोगों को, मैं इस तरह से गई, मुझे कुछ काम नहीं था, बट आई वेंट इन टू दिस वेबसाइट, आई क्लिक्ड ऑन दिस वेबसाइट एंड अगेन आई कम बैक फ्रॉम दैट। ठीक है, तो मैं वापस आ गई, तो ये क्या होगा, इनका बाउंस रेट बढ़ेगा। मैं किसी भी वेबसाइट पे जाऊंगी और वापस आ जाती हूँ तो उसका रीजन होता है कि मुझे इस वेबसाइट का कुछ पसंद नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, तो वो वापस चली गई। बट अगर इसी वेबसाइट के मैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पेजेस में चली जाती हूँ और पेजेस में जाके मैं स्क्रॉल करती हूँ और चीजों को रहती हूँ, तो वो मेरा ड्वेल टाइम काउंट होता है। बट जब हम निकल के बाहर आ जाते हैं संग संग, वो मेरा बाउंस रेट होता है। ठीक है, वो हमारे वेबसाइट के लिए क्या होता है, बाउंस रेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है। जब भी कोई सिंगल पेज को विजिट करके, लीव करके फिर से वापस चला जाता है, बाउंस रेट इज अ परसेंटेज ऑफ विजिटर्स हु लीव योर साइट आफ्टर व्यूइंग जस्ट वन पेज विदाउट इंटरेक्टिंग। गया और निकल के एग्जिट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं अपना बाउंस रेट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंगल पेज विजिट, 500 यूजर्स है ना, 200 यूजर्स ने विजिट किया और इसका परसेंटेज निकालना होगा। तो क्या निकलता है, 40% आता है इसका आंसर। तो अगर इसका आंसर 40% आता है तो मैं कहूंगी अब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 35 से नीचे अगर होता है तो ठीक ठाक है, बट 40 से ऊपर क्रॉस कर जाता है मतलब, अगर बाउंस रेट 40 से ऊपर क्रॉस कर जाता है मतलब आपकी जो वेबसाइट है उसमें कुछ खास बात नहीं है ना, आपको अपने वेबसाइट को और बेटर अट्रैक्टिव करने की जरूरत है। ठीक है, तो हर चीज मैटर करता है, आपका लुक्स भी एक टाइम पे मैटर करता है, आपका कंटेंट भी मैटर करता है, पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, क्योंकि देखते हो कभी कभी कोई वेबसाइट पे जाते हैं हम लोग, समझ में नहीं आता कौन से को दबा, सब कुछ ऐसा 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 3D स्टाइल में होता है।